हेलो जी, जय श्री कृष्णा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आप प्लीज़ बताइए मुझे। हेलो, जय श्री कृष्णा। हेलो। 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 कहाँ लिखे थे यार? हेलो। आवाज़ आ रही है? जय श्री कृष्णा। हेलो जी। सो सॉरी, सॉरी यार, सॉरी। एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या। माइक किधर गया यार? माइक नहीं मिल रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी। आवाज़ आ रही है आप सबको? यार वो मेरा वाला वो ऐसे पकड़ने की आदत है वाला माइक नहीं मिल रहा है। एक मिनट बस, हाँ स्टार्ट करता है फिर। हम्म। हेलो, हेलो। हाँ जी। अब हुई ना बात? चलो जी। जय श्री कृष्णा। अरे आप लोग तो बहुत सारे कब से आए हुए हो? अरे बाप रे! जय सिया राम, जय सिया राम। ऑडिबल? ओके। इश्का जी। अरुण जी। अरुण जी। हरे कृष्णा। गुड इवनिंग। नेमिका, नेमिका जी, नो साउंड। अरे! हेलो, 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 हेलो। ऑडिबल? ओके, ओके। इश्का कह रही ऑडिबल। नेमिका जी, जय जिनेन्द्रा। महक, महक जी, सत श्री अकाल जी। जय श्री कृष्णा सर जी। हाँ जी, ऑडिबल। चलो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा टाइम पास फॉर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। कुछ बच्चों का मेरे पास कल वापस से बात हुआ मेरा उनसे, और वो बच्चों का ये कहना था कि अरे यार ये क्या है, ये क्या है, क्या ये। तो फिर मैं बोला यार ये है कुछ भी नहीं, आसान सी चीज़ है, कुछ ऐसे टेंशन लेने का नहीं।
तो अच्छा, हाँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने घर पे जाके एक बार इसको ट्राई किया, पीआरआई का ये डेफिनेशन को? मोले जी, विदाश्री जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे पता है हुआ क्या, सवा चार का क्लास टाइम था। एक दो मिनट बात करते हैं अपन। सवा चार का क्लास टाइम था और हुआ ये कि सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ, है ना। हुआ क्या कि जैसे कल रात को मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ये आपके फेमा के ऊपर ही काम कर रहा था मैं। तो फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं, बट हाँ, लेट इसी की वजह से हो गया। मैं थोड़ा लेट लेकर बैठा है इसको, तो लेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेट होता है ना, लगभग बहुत ज़्यादा लेट, है ना। तो और फिर सुबह जल्दी उठना था, तो सुबह जल्दी उठ भी गया। और फिर सब कुछ कर कुरा के अभी क्लास 2:30 बजे मेरी ओवर हुई थी, तो सोचा घर जाके थोड़ी सी देर दवाई लेकर लेट जाता हूँ। तो ऐसा लेटा कि 4:20 में मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही सबसे पहला काम मैंने उठा के ग्रुप में आप लोग को मैसेज किया कि भाई 5 बजे आओ यार, अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नी आंख लग गई थी मेरी। आई एम सॉरी, आप लोग को इंतजार करना पड़ा इतना ढेर सारा। वैसे अच्छा है, इंतजार में मजा आता है। बट अब हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हुए, अपन शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे थे फेमा। फेमा के अंदर अपन ने फटाफट फटाफट से आते हैं। फेमा के अंदर अपन ने बात किया था कि भाई साहब ये सीए फाइनल से आया है, टॉपिक उनको सरदर्द लगता था, इसलिए ये सरदर्द हमको दे दिया है। इधर यहाँ 15 मार्क्स का कवरेज, 110%। 15 मार्क्स का चैप्टर होगा, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर अकेले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपन को उसके अकॉर्डिंगली इसको लेकर चलना है, एक बात। दूसरी बात, ये पहले फेरा होता था, बाद में फेमा हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स है फैसिलिटेट करना किस चीज को? एक्सटर्नल ट्रेड को। नाम से पता चल रहा है फॉरेक्स, फॉरेक्स। तो फॉरेक्स को क्या करना? फॉरेक्स मार्केट को भारत के अंदर प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, और डेवलप होने के बाद मेंटेन करके रखना, मेंटेनेंस उसका उनको बनाए रखना, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है। अच्छा, किस पर एप्लीकेबल है? पूरे भारत पर एप्लीकेबल है, और ये उन पर भी एप्लीकेबल है जो भारत के बाहर संस्थाएं बनी हुई हैं और जिनका कंट्रोल भारत से हो रहा है। इसके बाद हमने डेफिनेशन स्टार्ट किया था, और पहली डेफिनेशन ही देखी थी हमने, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ जी। यस सर, शुरू करते हैं। हाँ, लाइक लाइक ठोक देना बेटा, ये हमारी बात हुई थी। देखो अब मैं थोड़ा सा, हाँ मेरा मिस्टेक है, मैंने मिस्टेक के लिए सॉरी बोला, लेट आया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक नहीं मारोगे, आप लाइक मारोगे, बराबर है। आपको कसम है, आपको भगवान कसम है। सही है। चलो, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में हमने बात किया था कि अगर 182 डेज अगर भारत में रहा है पिछले साल, तो वो आज के साल के लिए क्या हो जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। फिर से सुनो, पहली शर्त हमने डिस्कस की थी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर भारत में रहा, तो वो इस साल में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। बात खत्म। लेकिन फिर आगे कहा, एक मिनट रुको, क्या वो इस साल भारत के बाहर जा रहा है? तो आपसे एक सवाल पूछा कि हाँ, क्या वो जा रहा है क्या इस साल बाहर? कि सर बाहर तो जा रहा है। तो रुको, फिर 182 डेज को अभी रुक जाओ। किस लिए जा रहा है? कि सर घूमने जा रहा है, कोई कल्चरल एक्टिविटी के लिए जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, ट्रैवल के लिए जा रहा है, घूम के आ रहा है, वापस आ जाएगा, कोई मीटिंग मीटिंग अटेंड करने जा रहा है, मतलब इसलिए जा रहा है कि वापस आना उसका तय है। लेकिन अगर इसलिए जा रहा है, वापस आना उसका तय नहीं होगा, तो फिर उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहेंगे, चाहे वो 182 डेज या उससे ज्यादा पिछले साल भारत में रहा हो। यस, तो 182 डेज पिछले साल भारत में रहा हो तो रेसिडेंट है, लेकिन नहीं होगा अगर भारत के बाहर अनिश्चित काल के लिए जा रहा है। और अनिश्चित काल को लेकर उन्होंने 3 शब्द बता दिए। पहला शब्द बताया, या तो बिजनेस के लिए जा रहा है तो वापसी की संभावना नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए या वोकेशन के लिए जा रहा है तो वापसी की संभावना नहीं, या फिर किसी भी ऐसे काम के लिए जा रहा है जिससे उसके वापसी की संभावना नहीं, तो फिर उससे, चाहे वो 182 डेज भारत में रहा हो पिछले साल, इस उससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। ये देखेंगे कि इस साल वो जो है भारत के बाहर अगर जा रहा है तो क्या इन पर्पस के लिए जा रहा है क्या। बस इतनी सी बात थी डेफिनेशन में। और ये बात, एक एक बात और थी कि अगर कोई बाहर का बंदा चाहे 182 डेज भारत में रहे चाहे ना रहे पिछले साल,
लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, नौकरी के लिए आ रहा है, यानी कि लंबे समय के लिए आ रहा है, या बिजनेस के लिए आ रहा है यानी कि लंबे समय के लिए आ रहा है, या वोकेशन के लिए आ रहा है, या अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है, उसे भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। ये डेफिनेशन थी। और फिर डेफिनेशन में नीचे जब उतरे थे तो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए था कि अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या कहलाएगी आपकी, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी ऑफिस, ब्रांच या फिर एजेंसी भारत के बाहर है लेकिन कंट्रोल भारत से है तो भी रेसिडेंट इन इंडिया। कोई भी ऑफिस, एजेंसी भारत में स्थित है, कंट्रोल चाहे भारत के बाहर से हो, मतलब सीधी सी बात है, या तो भारत में सिचुएटेड है या फिर कंट्रोल भारत से है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, बात खत्म हो जाती है आपकी, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मान लिया जाएगा। इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर 3-4 केसेस किए थे ये वाले। अब जरा मुझे एक अंगूठा दिखा दो, हम लोग सब यहां तक पहुंच गए, एक छोटा सा रिवीजन मारना था, हमने वो रिवीजन मार लिया है। और ईमानदारी से प्लीज मुझे बताओ कि कितने लोगों को अभी भी डाउट है इसमें, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो उन्होंने बोला अरे सर ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये जो 4 क्वेश्चन किए थे अपन ने, प्लीज मुझे बताओ आप, किसी को कंफ्यूजन है? जिसको कंफ्यूजन है वो सिर्फ सी लिखें, और जिसको कंफ्यूजन नहीं है वो एन सी लिखें। इसके क्योंकि प्रैक्टिकली एक चीज बताऊं, इस पे एक क्वेश्चन तयशुदा फिक्स बन चुका है, छप चुका है, इस पे एक क्वेश्चन छप चुका है। तो अगर जरा सा भी कंफ्यूजन लेकर आप जाएंगे तो दिक्कत जाएगी आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए अपन आधा घंटा और डिस्कस कर सकते हैं, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। एन सी, नो कंफ्यूजन। जिनको कंफ्यूजन है वो सिर्फ सी लिखिएगा, एन सी, नो कंफ्यूजन। अरे यार कुछ बच्चों ने मैसेज क्यों किया मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ठीक से तो नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक से नहीं लिया। किसी बच्चे का क्वेश्चन था, वो आलिया वाला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन था ना, वो वाला एक बार फिर से अपन डिस्कस कर दे। मैंने कहा ठीक है। हाय रब्बा। प्रीतु, स्नेहा, लिखित, महक, हर्षिता, विमला। चलो देखो, पेन कर दिया। देखो जी, इसमें क्या था मामला, एक्स हैज रिसाइडेड इन इंडिया। देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से देख रहा हूं। एक्स भारत में रहता है, ध्यान से सुनो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनको सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ दे कम्स इन एग्जाम, यू जस्ट वॉच इट। सिर्फ देखना है आपको थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। X has resided in India during the financial year 2019-20 for less than 182 days. 182 दिन से कम, 182 डेज से कम अगर कोई भारत में रहा है तो यहां पे रुक जाओ, यहां पे रुक जाओ। इसका मतलब यहां से अब क्या तय करना है अपन को कि यार 182 दिन से कम भारत में रहा है, इसका मतलब अब ये अगर भारत में एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के लिए आया होगा तो आंख बंद करके इसे हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बता देंगे। 182 डेज से कम हो, ज्यादा हो, अगर भारत में 182 डेज से कम रहा है पिछले साल और भारत के बाहर से आया है बंदा, भारत के बाहर से आया है, तो चेक करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं आया कहीं, बिजनेस के लिए तो नहीं आया कहीं, वोकेशन वगैरह इन चीजों के लिए अगर आया होगा तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और घूमने आया होगा तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ही हैड कम टू इंडिया फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस, यहां जैसे ही बिजनेस दिखा तो ये वाले ईयर के लिए PRI हो गया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बहुत ज्यादा। उसके बाद उसने भारत को छोड़ा, उसने बिजनेस छोड़ा 30 अप्रैल। बिजनेस छोड़ना कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसने बिजनेस को छोड़ा
30 अप्रैल को बिजनेस छोड़ना, कोई बात नहीं, बिजनेस छोड़ा, क्या पकड़ा है देखते हैं। भारत छोड़ा 30 जून को, भारत छोड़ा है तो जब भी भारत बंदा छोड़ता है तो अपन को 3 पॉइंट्स देखना है। बिजनेस वोकेशन के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, या फिर अनसर्टेन पीरियड। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम कुछ नहीं समझ सकते। एनआरआई नहीं होगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होगा। लेकिन यहां पर आप एक आंसर अपना टेक्निकल डाल सकते हो। पहले डेफिनेशन डालेंगे और उसके बाद आप अपना जवाब डालेंगे कि साहब ये 1 जुलाई को अगर वो इंडिया छोड़कर गया है और क्वेश्चन में ये साइलेंट है कि वो करने क्या गया है, अगर वो ये के लिए गया है तो अब वो 1 जुलाई से PROI माना जाएगा। लेकिन अगर वो ये के अलावा किसी काम के लिए भी गया है तो वो PRI का स्टेटस कंटिन्यू रखेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो अंगूठा दे दो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, 182 डेज वाली कंडीशन पे रुकना है, फिर आगे बढ़ना है। चलो अंगूठा दे दो, नेक्स्ट। कुछ बच्चों ने कहा था इनको एक बार आप खुद से भी करवा देना, तो मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंगूठा दे देना बेटा। मिस्टर जेड हैड रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। मिस्टर जेड भारत में रहा है पूरे 182, पूरा साल भारत में रहा है, यानी कि 182 डेज से ज्यादा रहा है। अब अपन को यह देखना है कि भारत के बाहर ये 3 कारणों से तो नहीं जा रहा है। अगर 3 कारण से जा रहा है तो चाहे पिछला पूरा साल भारत में रहो तो भी PROI हो जाएगा वो। तो यहां पर बोला कि लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त, 1 अगस्त को जा रहा है, हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। हायर स्टडीज वोकेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, और ना ही एम्प्लॉयमेंट है। फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स स्पष्ट कर दिया, मतलब अनसर्टेन पीरियड भी नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन के लिए नहीं जा रहा है। तो एज पर क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा आपका, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। और उसके अगले साल तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो ही रहा है, क्योंकि 2021 में वो 182 दिन से कम भारत में रहा है, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। क्लियर है? 182 डेज पे रुक कर उसके बाद सोचना चालू करना है। और यह ध्यान रखना है कि इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि कुछ बच्चे 3 साल में इमोशनल हो गए। ओहो ये तो 3 साल से ज्यादा के लिए जा रहा है, चलो यार ये तो फिर नॉन रेसिडेंट ही हो गया, क्या पता कब। अरे पता तो है कब आ रहा है, 3 साल बाद आ तो रहा है। लेकिन इसमें आरबीआई ने कहानी क्या बता रखी है, आपको मैंने आंसर शीट भी दिया था कि आरबीआई ये मान के चलता है इसको नॉन रेसिडेंट कि यार ये उधर जॉब करेगा, जॉब करने के बाद क्या पता आएगा नहीं आएगा। लेकिन हम चलेंगे अपनी डेफिनेशन पर, और अपनी डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है कि अनसर्टेन पीरियड। अगर यहां पे सिर्फ हायर स्टडीज लिखा होता और फुल स्टॉप होता और ये सब नहीं लिखा होता 3 इयर्स, तब अपन ये आरबीआई वाला एजम्पशन ले सकते थे। लेकिन यहां पे 3 इयर्स लिखा है, तो फिर इसे हम अनसर्टेन कैसे मान ले, जब वो कह रहा है कि सर्टेन है तो हम कैसे मान ले कि हमने मान लिया। ओ भाई मान तब लेते हैं जब इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है, क्वेश्चन साइलेंट होता है। तो अगर हायर स्टडीज फुल स्टॉप होता तो फिर अपन बोलते कि साहब हायर स्टडीज उन तीनों में कवर तो नहीं हो रहा है, लेकिन आरबीआई ये मानता है और हम भी ये मान के चलते हैं कि ये वापसी की इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम है, तो फिर ये पीआर हुआ है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अंगूठा मत दीजिए, ओके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, टॉय इज ए जापानीज कंपनी। कंपनी आ गया मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट में 2 ही बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या है, भारत में बनी है नहीं बनी, तो फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अच्छा भारत में नहीं बनी लेकिन भारत में ऑफिस है, जो भारत का ऑफिस है वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। भारत के ऑफिस से भारत के बाहर के ऑफिस कंट्रोल होता है, तो जो कंट्रोल हो रहे हैं वो भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। 3 के अलावा चौथी बात ही नहीं करी उन्होंने। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जापानीज कंपनी है, हैविंग टॉय लिमिटेड क्या है, सेवरल बिजनेस है, जापानीज कंपनी है, तो ये तो इसका स्टेटस जो है पीआरओ है। इट हैज अ रोबोटिक यूनिट, इट हेडक्वार्टर इन मुंबई, तो मुंबई ब्रांच क्या हो गई इसकी, पीआरआई। हैज अ ब्रांच इन सिंगापुर, एक ब्रांच मुंबई में है और एक सिंगापुर में है। सिंगापुर वाली ब्रांच से अपना कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ मुंबई कंट्रोल सिंगापुर ब्रांच ऑफ द रोबोटिक यूनिट। बहुत बढ़िया।
अगर मुंबई ब्रांच सिंगापुर ब्रांच को कंट्रोल कर रही है तो भारत से कंट्रोल हो रही है ब्रांच, तो ये भी हो जाएगी PRI, कहानी खत्म। अंगूठा दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी बच्चे लोग को। क्वेश्चन नंबर 4, मिस आलिया इज एयर होस्टेस। मिस आलिया इज अ एयर होस्टेस विद द ब्रिटिश एयरवेज। विद द ब्रिटिश एयरवेज। ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस है, वो क्या है? ब्रिटिश एयरवेज, यानी कि यहां पर वो क्या है? एम्प्लॉयड है। आलिया जो है ब्रिटिश एयरवेज के अंदर एम्प्लॉयड है, वहां पे काम करती है, जॉब करती है ब्रिटिश एयरवेज में। तो जो बंदी काम ही बाहर कर रही है तो दिमाग ही नहीं लगाना है, वो तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो ही जाएगी, चाहे वो भारत में 200 दिन रहे, लेकिन वो काम कहां कर रही है? परमानेंटली बाहर ही रहती है भाई। बाहर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हमारा फेमा मान के चलता है कि तुम बाहर के ही हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, कभी कभी आओगे, मजे लेके चले जाओगे। तो यहां पर आलिया क्या करती है? आलिया आती है तालियां बजाने, 12 दिन हवा में घूमती रहती है और 18 दिन ब्रेक लेती है। ब्रेक इस बार वो बॉम्बे हेडक्वार्टर में लेने लग गई, मुंबई हेडक्वार्टर में लेने लग गई, बड़ी अच्छी बात है। बॉम्बे में वो 182 डेज से ज्यादा रही है। ये क्वेश्चन हरामखोर हमको लालच दे रहा है, ये सुन 182 दिन से ज्यादा तो भारत में रह रही है अपनी आलिया, ये तेको समझ नहीं आ रही? देखो समझ नहीं आ रहा, आलिया 182 दिन से ज्यादा भारत में रह रही है। आप दिमाग मत लगाना, ये तो आपको बुद्धू बनाने के लिए करेगा। अगर अगर ये जो मिस आलिया है ये बाहर एम्प्लॉयड है, मिस आलिया अगर बाहर एम्प्लॉयड है, ये देखो ना ब्रिटिश एयरवेज में नौकरी कर रही है, ये ब्रिटिश एयरवेज में ये आलिया बहन नौकरी कर रही है, तो फिर ब्रिटिश एयरवेज में अगर ये बहन नौकरी कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट अगर बाहर है तो फिर वहां तो अपन दिमाग ही नहीं लगाते हैं। तो आपको थोड़ा सा रुकना है, समझना है और आगे। हाँ, गुमराह करने की साजिश, गुमराह करने की साजिश करी कि देखो देखो बॉम्बे में आलिया आई रे, पगलो चलो रे, 182 दिन इधर ये रे आलिया। तो फिर अपन बोलेंगे देखो मत जाओ, छलावा है, आलिया नहीं छलावा है, ये बुद्धू बना रहे हैं आपको, ये वहां बाहर की रहने वाली है, ये बस ऐसे छेड़ देगी है ना और भाग जाएगी, और फिर हवा में उड़ती रहेगी, आप तो पकड़ भी नहीं पाओगे इसको, हवा हवाई हो जाएगी, हवा हवाई। ठीक है, तो आलिया के चक्कर में नहीं आना, नहीं तो बजाते रह जाओगे तालियां। अगर आओगे चक्कर में किसके? आलिया, तो बजाते रह जाओगे तालियां। तो यहां पर ब्रिटिश एयरवेज, अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर है तो अंगूठा खड़ा करें जिनको डाउट था। वेदाश्री जी, और किसी को डाउट था? अगर डाउट था नहीं था, जिसको क्लियर है अंगूठा खड़ा करे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ अंगूठा देंगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं ऐसा मान के चलूं कि अगर इस डेफिनेशन के आधार पर कोई क्वेश्चन आता है, तो जैसे अभी मैंने किया ना, तो मैंने हालांकि स्पीड में किया, लेकिन आपको ट्रिक समझ में आया क्या? पहले देखो 182 डेज से ज्यादा है क्या? 182 डेज से ज्यादा है तो उसके बाद वो 3 पॉइंट्स देखना है। ठीक है, 182 डेज से कम है तो फिर जाहिर सी बात है भारत के अंदर आ रहा होगा अगला, तो फिर वो 3 पॉइंट्स देखना है। क्लियर है क्या? यस सर, अंगूठा मिल रहा है, लेकिन क्लियर हो गया, अंगूठा मिल नहीं रहा। चलो, अंगूठा नहीं मिल रहा, क्लियर तो हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब देखो, अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। एक डेफिनेशन हमारी हो गई थी, फाइनली हमने एक डेफिनेशन कर दिखाया। अब आते हैं सेकंड, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखिए, अब सेकंड डेफिनेशन जो है अपनी, दैट इज
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहता है एनी ट्रांजैक्शन which alters assets या liabilities. Liabilities includes what? Contingent liability. पेन चल पेन प्लीज ऐसे मत कर, आज जरूरत है बाबू, ऐसे नहीं कर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, देखो चल गया। आई लव यू पेन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे विच ऑल्टर्स, जो एसेट क्रिएट करता है या फिर लाइबिलिटी बनाता है, किसकी? एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया इन इंडिया। चल जा पेन, चल जाना बाबू। इन इंडिया या फिर एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सेकंड डेफिनेशन इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फटाफट फटाफट आ जाओ, कोई भी एक बंदा सिर्फ कुछ मत करे, सिर्फ ये डेफिनेशन पे आ जाओ। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन जो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो बंदा देश के बाहर रह रहा है उसका भारत में, जो बंदा देश के बाहर रह रहा है उसका भारत में अगर कोई एसेट क्रिएट होता है या फिर लाइबिलिटी क्रिएट होता है भारत के बाहर के बंदे का भारत में, या फिर भारतीय बंदे का, ये देखो यहां, या फिर भारतीय बंदे का भारत में, भारत के बाहर, सीधी बात है, क्रॉस बॉर्डर की बात की जा रही है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। समझ आ रहा है क्या? खड़ा नहीं रह सकते यार, इसकी हाइट कम है, झुकना बहुत पड़ता है। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? सिर्फ आपको YS लिखना है। देखो कोई भी एक बंदा लिखना प्लीज, है ना, और बाकी लोग देख लेना कि उसने लिख दिया, बस सब देखते मत रहना कि कौन लिख रहा है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो भारत के बाहर किसी बंदे ने किया, भारत के बाहर के किसी बंदे ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जिससे उसकी भारत में या तो एसेट क्रिएट हो जाती है या फिर भारत में उसका लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन PROI ने किया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ने किया, तो उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया यानी कि हमने किया और उससे हमारा देश के बाहर कोई एसेट क्रिएट हो जाता है या देश के बाहर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लाइबिलिटी इंक्लूड्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसे हम कहेंगे कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। इतना समझ में आता है तो डेफिनेशन खत्म। कितनी आसान है देखो, मैं ना कहता था ये चैप्टर बहुत आसान है, कहां गया? ये देखिए यहां पर भी देख सकते हैं आप, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन ट्रांजैक्शन which alters assets or liabilities including contingent liability, which alters assets and liabilities outside India of a person resident in India, or assets or liabilities in India of the person resident outside India।
एंड इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन टू सब टू इन सेक्शन, ये काट देना है। तो इसमें बोला है सेक्शन 3(6) सब सेक्शन 3 वाले अरे वो ठीक है, वो ट्रांजैक्शन की तो लिस्ट है, वो लिस्ट अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये डेफिनेशन में है, इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसको आपको काटना नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। अभी डेफिनेशन क्लियर है क्या? छोटी सी तो डेफिनेशन है ना। चलो, जैसे इसका अगर कोई अपन एग्जांपल लें, अगर इसका कोई अपन एग्जांपल लें, सिर्फ सुनना, पेन है ना, पेन थोड़ा अभी मस्त हो रहा है अपने आप में। जैसे मान लो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में, गांव है सिडनी, उस सिडनी के अंदर मान लो मैं एक घर खरीदता हूं, तो मेरा ये ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो मैं यहां बैठकर कर रहा हूं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने किया, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे वहां मैं घर खरीद रहा हूं, तो मेरी एसेट क्रिएट हो रही है, मेरी एसेट्स में ऑल्टरेशन हो रहा है। अगर हां, तो इस ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैं वहां की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, तो उसे क्या कहेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, मेरी एसेट क्रिएट हो रही है। अगर मैं यहां पर बैठकर देश के बाहर क्या लोन लेता हूं, लोन कर्ज लिया मैंने वहां की बैंक से, तो मेरा लोन लोन यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ऑल्टरेशन हो रहा है लाइबिलिटी में। अगर मैंने उस लोन का 50% चुका दिया, तो यहां से पैसा ट्रांसफर किया, ऑल्टरेशन हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है। अगर ऐसा हुआ कि किसी मेरे भाई ने वहां पे कर्ज लिया और मैंने उसकी गारंटी दे दी, तो कल को वो पैसे नहीं चुकाएगा, तो मेरी लाइबिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं कंटिजेंट लाइबिलिटी क्रिएट करके बैठ गया हूं मैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे आपके एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, या ऑल्टरेशन हो रहा है आपके एसेट और लाइबिलिटी में, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बात खत्म। इतना सा ट्रांजैक्शन है ये, और कुछ भी, बहुत कुछ है ही नहीं इसमें, है ही नहीं, है ही नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की, ध्यान से सुनना। कुटे की अल्लाह, अरे यार, हाँ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ये देखो, ये थोड़ी सी बड़ी है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस, एकदम क्लास में बने रहना बॉस, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे कल मजे आ गए थे ना, ऐसा ना हो कि आज भी आ जाए। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। आसान हो गई डेफिनेशन। ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है और उसमें ये सब शामिल होते हैं, अदर देन, ऐसा ट्रांजैक्शन जो अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब इसमें कौन आ रहा है देखो, पहला, एंड इट इंक्लूड्स, इसमें कौन शामिल हो रहा है? नंबर 1, ध्यान से सुनना, 4 ट्रांजैक्शन दिए हैं। फॉरेन ट्रेड, other current business services and short term banking credit facilities in ordinary course of business। पहला, मैं इधर लिखता हूं, रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। किधर गया वो? ये रहा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जो है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए, क्योंकि आप नोटबुक में लिख रहे हैं ना, तो जैसे ही लिखेंगे तो चीज पकड़ में जल्दी आएगी, एकदम तुरंत तुरंत से आएगी। आप लिख रहे हैं, अंगूठा दे दीजिए, तो मैं भी साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देता हूं। अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है, एंड इट इंक्लूड्स, पहला, इट इंक्लूड्स पेमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, पेमेंट ड्यू इन ordinary
course, ordinary course of foreign trade. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लिखते जाएं. दूसरा, अदर सर्विसेज. अरे अदर सर्विसेज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इन पेन नहीं चल रहा. इन ऑर्डिनरी कोर्स. नंबर 3, short term banking and credit facilities. Short term banking and credit facilities in ordinary course of business. Again वही. वैसे अपन ने गलती करी. पेमेंट ड्यू इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसमें फॉरेन ट्रेड, अदर सर्विसेज और शॉर्ट टर्म क्रेडिट. मैं इसको, इस डेफिनेशन को यहां इस पॉइंट नंबर ए को मैं दूसरे तरीके से भी लिख देता हूं. अदर व्यू, पेमेंट ड्यू इन ऑर्डिनरी कोर्स of business. Foreign trade, number 1. Number 2, other services. Number 3, short term banking. Credit facilities. ये हो गया आपका पॉइंट नंबर ए. पॉइंट नंबर बी. पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है? पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. लिखते जाएं. और income from investment. और income from investment. C. Living expenses, parents, spouse, children. Number 4, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन. इसको अपन क्या बोलते हैं? याद तो रखना है आपको. पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन, इसको हम बोल देंगे परिवार. क्या बोल देंगे? परिवार. इसको हम लोग बोलेंगे परिवार. ठीक है. लेकिन जब जवाब एग्जाम में लिखना होगा तब तो आपको क्या लिखना होगा? आपको ये प्रॉपर लिखना ही होगा. तीनों, पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन. फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी. किसकी? परिवार की. ये 4 ABC, 4 ABCD,
ये 4 पॉइंट्स आपको दे रखे सर। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट टर्म के बाद क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बैंकिंग स्लैश क्रेडिट फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग स्लैश क्रेडिट फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग स्लैश क्रेडिट फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग स्लैश क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लिख लें बाकी लोग। ये डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आना है और वो उस डेफिनेशन पे आना है, और करंट अकाउंट के, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे एक क्वेश्चन आना है 6 नंबर का, और वो या तो इसकी डेफिनेशन से आएगा या फिर इसके शेड्यूल दे रखे हैं बहुत सारे, तो वो बहुत सारे शेड्यूल, मतलब वहां पे थोड़ा सा रटने, मतलब इस चैप्टर में मैं आपसे रटने के लिए भी कहूंगा। मैं पूरे कंपनी लॉ में कहीं नहीं बोलता ना कि रटना पड़ेगा, बट यहाँ कहूंगा कि यार कुछ याद कर लेना। आप ओके बोलेंगे तो डिस्कशन शुरू करेंगे। चलो, हाँ चलिए, ओके आ गया जी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। डेफिनेशन आप लिख चुके हैं, अब अपनी नोटबुक के साथ आप मिलाना चालू करेंगे, बाद में मिलाएंगे। पहले सुने, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बाद करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन सब अकाउंट्स और टैक्स पढ़ चुके हैं, तो अपन कैपिटल और करंट के बारे में जितना समझता है थोड़ा थोड़ा वैसा ही यहां पर है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोला सुने, कैपिटल के लिए क्या बोला कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो भारत के बाहर का बंदा, भारत के बाहर के बंदे को अपन पराया आदमी कहते हैं, परोई, परोई, PROI, परोई, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर परोई ने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया जिससे भारत में उसकी एसेट या लाइबिलिटीज में ऑल्टरेशन हो जाता है। भारत के बाहर कौन रहता है? अपना परोई, अपना तो रिक्की पॉन्टिंग ही है जी, सिडनी गांव में रहता है, पिंड एक छोटा सा सिडनी, वहां पे रहता है। तो वहां से वो भारत आता है और पूना में आकर एक घर खरीदता है। तो परोई की, परोई का ऐसा ट्रांजैक्शन भारत में हुआ जिससे उसकी एसेट क्रिएट हो गई, ऑल्टरेशन इन एसेट हुआ, बिल्कुल ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। या फिर हम कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करें जिससे हमारे भारत के बाहर एसेट या लाइबिलिटी, एसेट या लाइबिलिटी या कंटिंजेंट इंक्लूड है, एसेट या लाइबिलिटी अगर क्रिएट होती है तो ऑल्टर होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम कि भाई साहब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा सारे ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। इतनी सी तो बात है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जांपल बताओ, तो कुछ एग्जांपल उन्होंने दिए हैं डेफिनेशन के अंदर। उन्हें डेफिनेशन थोड़ी तो लंबी करनी थी ना, हरामखोरी दिखाई है, ट्रांजैक्शन बहुत सारे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने खाली होशियारी दिखाई कि यार ये हैं, इस तरह के हैं, मतलब और भी मिलेंगे। तो डेफिनेशन में जब उन्होंने 4 ही दिए तो हमें 4 ही याद रखने हैं अभी तो। सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि भारत के बाहर अगर आप धंधा कर रहे हो, भारत के बाहर अगर धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज ले रहे हो, दे रहे हो, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है भाई। बाहर, भारत के बाहर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर वो कैपिटल नहीं है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। छोटी सी तो बात है यार। भारत के बाहर माल बेच रहे हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। भारत के बाहर से माल खरीद रहे हो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट या लायबिलिटी ऑल्टर नहीं हो रही है। तो ये धंधे की बात बता रहे हैं। फॉरेन ट्रेड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बड़े बड़े होशियार बन रहे हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने ये पर्टिकुलर धंधा किया, बड़ी अच्छी बात है, चलो जी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमने सर्विसेज ली, बड़ी अच्छी बात है जी, ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन पॉइंट नंबर ए का पॉइंट नंबर तीसरा जो दे रखा है ना, शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो, जैसे ही हमने बाहर लोन लिया, तो जैसे ही हम बाहर लोन लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या कहता है? हे एक मिनट,
तुमने हमारे देश में आके क्रेडिट फैसिलिटी लिया? हाँ, मतलब लोन लिया? लोन नहीं लिया हमने, क्रेडिट फैसिलिटी। अरे लोन लिया, हाँ, मतलब आप कह सकते हो। तो फिर तो तुम कैपिटल में आने चाहिए कि नहीं सर, आपका वाला लोन ना लॉन्ग टर्म वाला है, हमारा वाला लोन ना शॉर्ट टर्म वाला है। जो धंधे में जनरली होता है क्रेडिट फैसिलिटी हो सकती है। कौन सा वाला लोन है? पैसे? अरे सर पैसे वैसे नहीं, अपन क्या उधार कर लेते हैं ना। जैसे भाई हम माल उधार खरीद के ले गए, अरे तो लाइबिलिटी तो क्रिएट हो रही है। हाँ, सर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, पर ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो शॉर्ट टर्म है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। भाई मैं विदेश में, मैं जापान जाके माल खरीद के लेके आता हूं और भारत में लाके बेचता हूं, तो ये क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अब इस बार मैं थोड़ा ज्यादा माल लेकर आया और उस बंदे को, जापानी को, चिंगपेंग पो को मेरे ऊपर विश्वास हो गया है, ट्रस्ट हो गया है कि यार ये बंदा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कहीं नहीं जा रहे इसके। तो फिर मैंने बोला यार इस बार चिंगपेंग पो मेरे को बहुत ज्यादा माल चाहिए और मैं भारत में बेच के तुझे पैसे वापस वहां से भेज दूंगा। तो उससे बोला ठीक है, थोड़ा उधार दे, 3 महीने के उधार दे देता हूं। तो उससे मुझे 3 मंथ्स का क्रेडिट फैसिलिटी दे दिया। तो यहां पर ये डेफिनेशन में इसलिए इसने स्पष्ट करके लिखा है कि आप इस लोन को देखते ही या क्रेडिट फैसिलिटी को देखते ही आप वहां ना भागें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। वहां पे बड़ा बड़ा है, यहाँ पे छोटा छोटा है। और छोटा कौन? छोटा भी ऐसा जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो लाइबिलिटी ऑल्टर नहीं हो रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। बात समझ में आता है? दोनों बातें यहां पर कुंग-फू पांडा, यहां पे दोनों बातें क्या हो रही हैं? संतुष्ट होनी चाहिए कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्रेडिट फैसिलिटी लिया है तो ये लाइबिलिटी, पर देखा जाए लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लेकिन लॉ ने कहा इसे करंट में लो तो करंट में लेंगे। और कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, साफ सुथरी सी बात है। तो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर कि पेमेंट ड्यू इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और सर्विसेज और शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कितने लोग को समझ में आया पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 2, अच्छा अदर व्यू, अदर व्यू में मैंने क्या लिखा? पेमेंट ड्यू इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फॉरेन ट्रेड, अदर सर्विसेज। अच्छा इधर से कान पकड़ो उधर से कान पकड़ो, बात बराबर है। पॉइंट नंबर 2 कहता है पेमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अंगूठा दे दो आ जाएंगे, अंगूठा दे दो यार, एकदम बने रहना, अंगूठा मतलब कोई भी एक बंदा दे देगा। ध्यान से सुनना, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, हमने देश के बाहर ब्याज पे किया, हमने देश के बाहर ब्याज पे किया, या देश के बाहर हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पर इनकम आई, तो यह भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, यह भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। यस 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 यस, यह भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। एक बार ध्यान से सुनो, मैं यहां पे बनाता हूं, पेन निकालता हूं, ध्यान से देखना है, 1 सेकंड के लिए देखना। मेरा नाम क्या है? पीएस। पीएस ने क्या किया? यूके में इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब पेन चलेगा। ये देखो हो रहा है इन्वेस्टमेंट, ये देखो, बस 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 हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया, बस बस बस। पीएस ने यूके में इन्वेस्टमेंट किया, यूके में इन्वेस्टमेंट किया यानी कि वहां की कंपनी में शेयर्स, डिवेंचर्स कुछ भी खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया, वहां के बॉन्ड, वहां की सिक्योरिटीज खरीदी है। जैसे इन्वेस्टमेंट किया, क्या समझ में आता है? एसेट और लाइबिलिटीज में ऑल्ट्रेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया, पीआरआई का, तो ये क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन जब यूके वाली कंपनी हमको क्या देगी? डिविडेंड देगी या रिटर्न देगी, वो जब हमें रिटर्न देगी तो क्या अब जब वो हमें रिटर्न दे रही है तो कोई किसी का एसेट या लायबिलिटी क्रिएट तो नहीं हो रहा उसमें यार, उसमें तो मेरे को इनकम बस हो रही है। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट किया था तब वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन था, और वहां से जब मजा आने लगा है तो फिर उसे क्या कहेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहेंगे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्रैट। वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैट था और ये क्रैट है। पहली बात, मान लो पीएस ने सिडनी, सिडनी एक जगह है,
एक पिंड है, गांव है ऑस्ट्रेलिया का। तो पीएस ने क्या किया, सिडनी से लोन लिया था। लोन लिया था तो क्या हुआ होगा, लाइबिलिटी में ऑल्टरेशन हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने बाहर यानी कि आउटसाइड इंडिया कर्ज लिया है, तो उसका लाइबिलिटी में ऑल्टरेशन हुआ। तो ये क्या हो गया जी, कैट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। अब लोन लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो भाई जब अपन ब्याज चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे, इंटरेस्ट, तो ये डेफिनेशन कहती है कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, अंगूठा दे देना क्लियर हो जाए तो ये पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चू बोलते हैं। तो आपको अगर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप टू को क्या बोले, चू चू चू। ओके चलो, तीसरा पॉइंट कहता है लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि आपका परिवार या तो विदेश में रहता है, आ जाओ वापस, बात करें परिवार की। परिवार में कौन कौन, एक तो मां बाप, दूसरा जीवन साथी यानी कि बीवी वगैरह, और तीसरे आपके बच्चे, किड्डस। अब वो किड्डा हो या किडनी हो, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों चलेगा, बच्चे होने चाहिए जी। आपका परिवार, अब आपके परिवार के साथ दो बातें हो सकती है। पहली बात कि आपका परिवार अब्रोड में ही रहता है। देखो अब्रोड कब पहुंचेगा परिवार, जब पेन चल जाएगा। ये देखो जा रहे हैं अब्रोड, ये पहुंच गए, देखो पहुंच गए। अगर आपका परिवार अब्रोड में रहता है और अब्रोड में रहने के लिए आप उनके लिविंग एक्सपेंसेस यहां से भेजते हो, आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो, आपके पेरेंट्स लेकिन देश के बाहर रहते हैं, आपके बच्चे देश के बाहर रहते हैं, आपका जीवन साथी भी देश के बाहर रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो उस सूरत में यहां से अगर आप उनके लिविंग एक्सपेंसेस यानी कि रोटी कपड़ा मकान दाल 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 रोटी वगैरह, तो ये सारी चीजों को लेकर अगर आप खर्चे वहां पर भेज रहे हैं, लिविंग एक्सपेंसेस भेज रहे हैं आपके परिवार को, तो वो क्या हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, क्रैट है। और चौथा ट्रांजैक्शन कह रहा है कि आपका परिवार अब्रोड में नहीं रहता, लेकिन खुजली है कि जाना है। यार क्यों जाना, विदेश जाना क्यों होता है, अरे घूमने जा रहे हैं, परिवार को घूमने जाना है, ट्रैवल करने जाना है। कैसे जाएंगे ट्रैवल, जैसे ही पेन चलेगा देखना, TRAVEL, ट्रैवल करने जाएंगे, या फिर बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजेंगे, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि दवाइयां ट्रीटमेंट इलाज के लिए करेंगे। लॉ कह रहा है अगर इनके ऊपर आपने एक्सपेंस किया है, इनके ऊपर अगर आपने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस कब होगा, जब पेन चलेगा, एक्सपेंस किया है, तो ये भी क्रैट माना जाएगा। किसके ऊपर, परिवार के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 आप दोनों पढ़ लें, देखें जरा, ये आपके सामने है। लिविंग एक्सपेंसेस पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रन, अगर आपने उनके लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया है, या फिर फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर के ऊपर अगर आपने परिवार के लिए खर्च किया, डी पॉइंट, तो आप ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। पहला वाला पॉइंट ऐसे दिखा रखा था जैसे कि आप डर जाओ, लेकिन आप योद्धा हो, साला ये इंस्टीट्यूट को समझ नहीं है, उनको मालूम नहीं है, जख्मी शेर हो आप। एक बार इन्होंने बदमाशी कर ली इंस्टीट्यूट ने, आप थोड़ी फंसेंगे अपन यार। देखो यहां हो, ये आपका डेफिनेशन, हाँ ये हल्के में ले रहे हैं आपको, आप दिखा देना इस बार, तुम्हारी साला हर बार बुद्धू नहीं बनेंगे। देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन विच इज अदर देन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, और इसमें शामिल है, इसमें शामिल क्या है, पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, रुको मैं पेन ले लेता हूं, फॉरेन ट्रेड, अदर करंट बिजनेस सर्विसेज, और शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। Point number 1 is what? Foreign trade, other current services and short-term banking and credit facilities in ordinary course of business अगर है तो current account transaction है, पहला। दूसरा,
इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर नेट इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन दूसरा। जाहिर सी बात है कैपिटल हो नहीं सकता, और हो रहा है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो कहेंगे, अरे तो कुछ में क्या होगा, कुछ में यही होगा यार कि इसे करंट कह दो, बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात हो गई। नेक्स्ट, रेमिटेंस फॉर, रेमिटेंस रेमिट करना मतलब होता है पहुंचाना, आप कहीं लिख ले, रेमिटेंस मतलब, रेमिटेंस मतलब होता है पहुंचाना, भेजना, सेंड आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफर कह लो, ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस, अगर भारत से, भारत के बाहर अगर अपन क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस यानी कि जीवन साथी और चिल्ड्रन जो भारत के बाहर है, अगर उनके जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भेज रहे हैं, जरूरी चीजों के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। नंबर 4, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल के लिए खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए खर्चा कर रहे हैं, या मेडिकल केयर ऑफ पेरेंट्स, मेडिकल केयर के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, किसका, पेरेंट्स का,